यही पढ़ा था ना कि अल्टरनेटिंग करंट की हम कौन सी वैल्यू लेते हैं जो वैल्यू हमें पार या वर्क में कंट्रीब्यूट करके देती है आई स्क्वायर आर टी या पी इज़ इक्वल टू वी आई। तो वो कौन से करंट की वैल्यू होती है? वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। मीन के 0.7 ऑफ इट्स पीक वैल्यू जितनी होती है। और अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पार या आउटपुट में इतना ही कंट्रीब्यूट करती है कि अगर सेम मैग्नीट्यूड के डीसी करंट हम सप्लाई करें तो वो भी इतनी ही पार हमें सप्लाई करती है। अब इसके बाद हमने जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी अल्टरनेटिंग करंट की, तो हमारे पास ग्राफ किस तरह का आया था? I इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी आर, I इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा। अब I जो हमारे पास ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है जो हमें ये बता रही है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम इसकी वैल्यू क्या होगी। और विद रिस्पेक्ट टू एंगल या विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हमने ग्राफ बनाया था, हमारे पास कैसा ग्राफ आया था? इस तरह का ग्राफ आया था। और इसमें ये हमारे पास पीक वैल्यू थी इसकी आई नॉट, और इसी तरह ये वाली पीक वैल्यू थी माइनस आई नॉट। अब जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एंगल्स, क्या जब कॉइल रोटेट करती है जनरेटर के अंदर, अब कॉइल हमने ऑलरेडी देखी थी कि अगर इस कंडीशन में हो कॉइल ये इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो तो उस वक्त हमारे पास कोई करंट नहीं मिलता, क्योंकि वेक्टर एरिया और बी के दरमियान एंगल कितना है? ज़ीरो। तो हमारे पास आई कितना आ जाएगा? ज़ीरो। लेकिन जो ही कॉइल कुछ यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करती है, रोटेट कॉइल ने किया एट अ सर्टेन एंगल थीटा, तो करंट की भी उस टाइम कुछ वैल्यू है। अब उस टाइम पे जिस टाइम पे करंट की हम वैल्यू ले रहे हैं उस वक्त कॉइल ने कितना एंगल रोटेट किया, वो एंगल उस वक्त करंट का क्या बता रहे होते हैं? फेस। कि इस वक्त करंट कहाँ है। अगर करंट को छोड़ दें, सिंपल हम ये जो हमारे पास साइनोसाइडल ग्राफ होता है, ठीक है, साइन कर्व या काज कर्व, ये असल में किस को शो करती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन को, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर में, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन चाहे मैस्ड है, स्प्रिंग सिस्टम है, चाहे सिंपल पेंडुलम है, अगर उसका ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ उसका कैसे आता है? ऐसे, ठीक है। अब सेम एज इट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन की जब हम स्टडी करते हैं उन्हीं चीज़ों को आप माइंड में रखें कि सर्टेन एंगल कॉइल ने रोटेट किया, इस एंगल पे करंट की कुछ वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दैट एंगल है, और ये एंगल इस वक्त करंट का क्या बताएगा? फेस। और ये एंगल बता रहा है कि इस वक्त करंट की वैल्यू इतने एंगल पे क्या होगी, करंट किधर फ्लो कर रहा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा या नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, या पॉजिटिव इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहा है या डिक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है? अगर दूसरी बात हम करें, जिस तरह हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ी है, लाइक आप सिंपल पेंडुलम ले लें, ये इसकी कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, और ये वाली लाइन किस पोजीशन को शो कर रही है? मीन पोजीशन को। क्लियर? अब देखो, अब अगर ये वाली पेंडुलम मीन पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करती है, क्या करना स्टार्ट करती है? मीन पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करती है, और किधर जा रही है? एक्सट्रीम की तरफ। तो हमारे पास इसकी कुछ एंगल थीटा के बाद इसकी पोजीशन ये होगी। अब ये पोजीशन कितनी दूर होगी मीन पोजीशन से, ये कौन डिटरमिन करेगा? थीटा। अब अगर हम कहें थीटा ये है जी, थीटा ये वाला नहीं है, थीटा की वैल्यू चेंज करें तो इट मीन इसकी एक्सट्रीम पोजीशन भी ये होगी। अब ये मीन पोजीशन से किधर जा रही है? इंक्रीजिंग डिस्टेंस है या नहीं? इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रही है ना। तो यहाँ अगर हम इसी फॉर्म में करंट की बात करें तो करंट अभी किस पोजीशन पे? मीन, ज़ीरो पे, और ज़ीरो से किधर जा रहा है?
एक्सट्रीम, और इस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। इस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी एंगल पे आई है, इस वक्त कॉइल ने कितने एंगल रोटेट किया वो एंगल बताएगा। क्लियर है? इट मीन्स ये मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एंगल पे। और हमने क्या कहा था कि कॉइल कितने एंगल रोटेट करे तो ये वैल्यू आएगी कि कॉइल अगर इस पोजीशन में है तो इतना एंगल रोटेट करे, और ये एंगल कितना बन गया 90। ठीक है, अब ये एंगल बताएगा कि पीक वैल्यू जब कॉइल 90 डिग्री तक रोटेट कर लेगी तब ये पीक वैल्यू आएगी करंट की या वोल्टेज की। अब यहाँ से आगे अगर हम देखें कि अगर यहाँ अब इसकी एक्सट्रीम पॉइंट आ गई और ये इसका कौन सा डिस्टेंस आया, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। क्लियर है? अब यहाँ से पेंडुलम वापस किधर मूव करेगी, वापस मीन की तरफ। मीन का अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम। मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की कम हो रही है, तो एक्सट्रीम से अब करंट की मैग्नीट्यूड भी क्या हो रही है, होते 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 अगेन क्या हो जाती है, ज़ीरो। क्लियर है? और यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट कम होते होते पेंडुलम वापस यहाँ पहुँच जाती है और मैग्नीट्यूड क्या हो जाती है मीन पे, ज़ीरो। यही बात है। अब मीन पे अगर अगेन मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगी तो करंट की भी मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगी, लेकिन ये ज़ीरो कब होगी, कॉइल कितनी एंगल तक रोटेट कर ले तो ये ज़ीरो आएगा। तो हमने कहा कि अगर कॉइल ऐसी है तो यहाँ से इतना एंगल रोटेट करेगी तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी पीक, दोबारा इतना एंगल रोटेट करेगी तो क्या आएगी, ज़ीरो, क्योंकि जितना फ्लक्स पहले गुजरा था इतना ही गुजरे। और इट मीन्स दोबारा ज़ीरो कब आएगी करंट की या वोल्टेज की वैल्यू, जब कॉइल कितना एंगल रोटेट कर ले ये, और ये एंगल कितना बनता है, इट मीन्स ये भी एंगल पर डिपेंड कर रही है। अब देखो वापस जाते हुए एंगल क्या हो रहा है, एंगल कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ इस लिहाज से कम हो रहा है, लेकिन हकीकत में एंगल कम नहीं हो रहा है। ठीक है, हकीकत में देखें कॉइल की रोटेशन को तो कॉइल पहले 0 पे थी, अब क्या हुआ 90, अब क्या हुआ 180, मेन एंगल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब मेन पोजीशन पे आ गई इसकी ओरिजिनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट अगेन हो गया 0। अब यहाँ रुकेगी नहीं इनर्शिया की वजह से, तो ये पेंडुलम किधर चलना स्टार्ट करेगी, दूसरी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की तरफ अब जा रही है। अगर इधर पॉजिटिव हम लें तो इधर क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव डायरेक्शन में करंट किधर जा रहा है, मैक्सिमम, और इस पॉइंट पे आके मैक्सिमम इसकी वैल्यू हो जाएगी बट नेगेटिव डायरेक्शन में। और यहाँ भी ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ जाएगी और नेगेटिव डायरेक्शन में इस पॉइंट पे इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम, और ये कोई एंगल बन गया। ठीक है, इट मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू कितने एंगल पे आएगी, वो भी तो एंगल बताता है कि कॉइल ने कितना एंगल रोटेट किया तो नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम को पहुंची। यहाँ पॉजिटिव मैक्सिमम, यहाँ पॉजिटिव वापस 0, यहाँ नेगेटिव मैक्सिमम, तो एंगल कितना हो गया 270। इट मीन्स एंगल बता रहा है कि किस एंगल पे करंट की कौन सी वैल्यू होगी। अब यहाँ हमारे पास एक्सट्रीम पे पहुँचने के बाद दोबारा ये किधर जाएगी, मीन की तरफ, और दोबारा डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रही है ना, मीन की तरफ, और दोबारा इसकी मैग्नीट्यूड इधर करंट को देखें तो कम होना स्टार्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 0। क्लियर? अब देखो अगर हमें चाहिए किसी भी टाइम वैल्यू चाहिएगा, किसी भी टाइम करंट की वैल्यू कितनी होगी और उस वक्त करंट किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, पॉजिटिव इंक्रीजिंग डायरेक्शन में या पॉजिटिव डिक्रीजिंग डायरेक्शन में या नेगेटिव इंक्रीजिंग डायरेक्शन में या नेगेटिव डिक्रीजिंग डायरेक्शन में, तो ये हमें कौन बताएगा, एंगल। देखो हमने क्या कहा कि 0 से 90 तक, 0 से π/2 तक करंट किधर जाएगा, इंक्रीजिंग डायरेक्शन, π/2 से पाई तक किधर जाएगा, डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव डायरेक्शन, और पाई से 3π/2 तक करंट किधर जाएगा, नेगेटिव इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, और 3π/2 से 2π तक किधर जाएगा, डिक्रीज, दोबारा 0। ठीक है, इट मीन्स ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये किसकी, थीटा की या ओमेगा टी की, तो ओमेगा टी या थीटा ही को हम फेज कहती, ओमेगा टी या थीटा को हम क्या कहते, फेज ऑफ एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, जो ये बताता है कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितनी है, और वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। लाइक अगर आपको कोई कहे कि
अभी फेज 0 है, तो इट मीन्स करंट कहाँ होगा? 0। और 0 से आगे फिर फेज अगर 0 है तो पक्की बात है कि इसके बाद करंट ने क्या होना है? इंक्रीज, पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर कोई कहे कि फेज π/2 है करंट का, तो इट मीन्स करंट कहाँ से है? करंट की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। और π/2 पे है तो π/2 के बाद फिर रोटेशन, जितने भी एंगल हम रोटेट करेंगे तो वैल्यू क्या होगी? कम। अगर कोई कहे फेज पाई है तो इसका मतलब क्या होगा? करंट कितने हैं? 0। और पाई से आगे जो ही एंगल हम बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी अप टू 3π/2। और 3π/2 पे नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम और उसके बाद दोबारा डिक्रीज। अब इसी चीज़ को अगर हम सर्कुलर मोशन से पढ़ें तो हमारे पास ये हमें ज़्यादा क्लियर इमेज देगा। सपोज करो कि ये हमारे पास 2 एक्सेस हैं और ये एक्सेस का ओरिजिन है, ये एक्सेस का क्या है? ओरिजिन। और एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, जैसे हमने वहाँ चैप्टर 7 में पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन एक जैसा बिहेव करती हैं। कैसे? लेट्स सपोज कि आपने एक बॉडी को ये कनेक्ट किया हुआ है, इसका कोई मैस m है। अभी ये बॉडी यहाँ है, अगर बॉडी यहाँ है तो अलॉन्ग y एक्सिस हमने इसका इमेज देखने, इसकी प्रोजेक्शन हमने कहाँ देखनी है? y एक्सिस पे। हम ये कहते हैं कि ये मीन पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है? इससे ऊपर यहाँ तक ये एक्सट्रीम है, एक तरफ पॉजिटिव, और यहाँ से यहाँ तक ये एक्सट्रीम है नेगेटिव। और जिस तरह मैस अटैक स्प्रिंग सिस्टम है कि ये इसका मीन है, इसको खींच के यूँ छोड़ें तो ये इस तरह वाइब्रेट करता है। और ये कौन सी मोशन है? सिंपल हार्मोनिक। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ वैल्यू क्या होगी? 0, यहाँ पॉजिटिव साइड पे मैक्सिमम, यहाँ नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम। ऐसी ये 0, ये पॉजिटिव साइड पे मैक्सिमम और ये नेगेटिव। अब देखो, अगर मैं ये कहूँ कि अभी रेफरेंस लाइन हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मानते हैं। रेफरेंस लाइन हम किसको मानते हैं? कि विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन अभी बॉडी रेफरेंस लाइन के साथ एंगल कितना बना रही है? 0। तो बॉडी कहाँ है? रेफरेंस लाइन। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हुई? 0। अब मैं कहता हूँ कि बॉडी कुछ एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा प्राइम बना रही है। लाइक कुछ टाइम बाद बॉडी यहाँ पहुँच गई है। ये मैस कहाँ पहुँच गया है? यहाँ। एंगल थीटा प्राइम बना लिया। ये इसका आ गया फेस। ये क्या आ गया? इसका फेस। और इस वक्त इसकी प्रोजेक्शन अलॉन्ग y एक्सिस कहाँ पहुँच चुकी होगी? इसकी प्रोजेक्शन ड्रा करो। देखो, जब यहाँ थी ये बॉडी तो इसकी प्रोजेक्शन थी यहाँ 0 पे। जब बॉडी यहाँ पहुँची तो इसकी प्रोजेक्शन कहाँ है? क्या सपोज करो कि इसकी प्रोजेक्शन को हम पॉइंट, इसको कह देते हैं पॉइंट P, इसको कह देते हैं पॉइंट N या कुछ भी। कि जब P था यहाँ इस लाइन पे तो N था यहाँ इसका प्रोजेक्शन। जब P यहाँ पहुँच गया तो इसकी प्रोजेक्शन N कहाँ पहुँच गया? यहाँ। जो ये बता रहे कि अभी N किधर मूव कर रहे हैं? अपवर्ड। और फेज थीटा प्राइम पे इस N की वैल्यू कितनी है? ON जितनी। इस N की वैल्यू कितनी है? ON जितनी इसकी मैग्नीट्यूड है। अब मैं कहता हूँ कि कुछ एंगल चेंज हुआ, कुछ टाइम बाद ये बॉडी यहाँ पहुँच गई। P पॉइंट कहाँ पहुँच गया? इस पॉइंट पे। और ये एंगल बन गया हमारे पास कुछ फाई। अब ये फाई इसका फेज बन गया। अब ये हमें क्या बताएगा? ये हमें ये बताएगा कि इस एंगल पे जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है n की मैग्नीट्यूड कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक। और n किधर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इंक्रीजिंग। मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। मीन इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। और जब ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा तो उस वक्त इस n भी यहाँ होगा, तो मैक्सिमम पीक वैल्यू को पहुँच जाएंगे। पीक वैल्यू क्लियर? अब मैं कहता हूँ कि पॉइंट P इधर मूव करना स्टार्ट कर गया। पॉइंट P यहाँ पहुँचा और एंगल कितना बना? यहाँ से यहाँ तक कुछ एंगल बना थीटा डबल प्राइम। ये एंगल अब फाई है। और ये आपको क्या बताएगा कि इस पोजीशन पे अब n समझ लो कि आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है वो है। और सपोज कर लो वो करंट है। वो क्या है? करंट है।
और हम कहते हैं कि अभी पी पॉइंट थीटा डबल प्राइम पे, इसका फेस थीटा डबल प्राइम है, तो ये एंगल हमें क्या बताएगा कि इस पॉइंट पे अल्टरनेटिंग करंट या फिर इस एन की वैल्यू कितनी होगी। तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे इस एन की वैल्यू ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब जब ये बॉडी यहाँ पहुँचेगी तो एंगल हमारे पास कितना बन जाएगा ये, और अब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ। लेकिन अब एन की मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी पता चल रहा है कि 0 से यहाँ π/2 तक एन किधर जा रहा था, इंक्रीजिंग। 0 से π/2 तक करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। और π/2 से π तक अब एन किधर आ रहा है, नीचे। मीन का π/2 से π तक अब करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। और जब ये पॉइंट पी यहाँ पहुँचाएगा तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा, यहाँ। उस वक्त एन की वैल्यू क्या है, 0। मीन एग्जैक्टली जब पाई पे पहुंच जाएगा पी पॉइंट, उस वक्त एन की वैल्यू हो जाएगी 0। जब पाई पे पहुंच जाएगा तो करंट की वैल्यू 0। क्लियर। अब जब पाई से आगे जाएगा, सपोज कुछ टाइम बाद ये मैस यहाँ पहुंचाए, अब एंगल कितना बन गया, ये एंगल बन गया, और इस वक्त एन की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ तक है। क्लियर। नेगेटिव डायरेक्शन में किसी इस पॉइंट पे पहुंचाइए, ठीक है, इस एंगल पे। और करते करते जब ये बॉडी यहाँ पहुंचेगी, पी पॉइंट यहाँ पहुंचेगा, तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा, इसका नॉर्मल भी यहाँ होगा ना। तो इट मीन्स मैक्सिमम इस वक्त होगी π/3π/2 पे। अब यहाँ से आगे जब ये मूव करना स्टार्ट करेगी, सपोज किसी टाइम ये यहाँ पहुँचाइए, तो एंगल अब कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इस वक्त वैल्यू दोबारा क्या हो गई है, पीक से डिक्रीज। और साथ मोशन भी बता रहा है कि अब वापस किधर जा रही है बॉडी, मीन की तरफ। और अब पीक से डिक्रीज और बॉडी मीन अल्टरनेटिंग करंट किधर जा रहा है, वापस मीन की तरफ। और जब ये यहाँ पहुँचेगी अगेन 0। इट मीन्स किसी भी टाइम अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू कितनी होगी और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, कौन बताएगा हमें, फेस। कौन बताएगा, ये एंगल थीटा, और इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, फेस। तो फिर फेस को हम कैसे डिफाइन करें, फेस क्या है, फिर फेस को हम कैसे डिफाइन करें, व्हाट इज फेस। हाँ देखो ना, फिर फेस हमें दो ही वैल्यू बता रहे हैं। हम कहेंगे कि ये ओमेगा टी या ये फाई फेस है, चाहे हम करंट लें या ईएमएफ लें। ईएमएफ का भी तो यही होता है ना, साइन थीटा और साइन ओमेगा टी, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज अल्टरनेटिंग है। तो हम क्या कहेंगे कि फेस थीटा आर ओमेगा टी इज द फेस ऑफ करंट आर ईएमएफ। ये करंट या ईएमएफ का फेस है, और ये फेस बताएगा क्या, क्या बताएगा, दो चीजें, मेन दो चीजें बताएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में इसलिए लिख रहा हूं कि आप बेशक इसकी जगह करंट लिखो या वोल्टेज लिखो। ऑफ क्वांटिटी एट दैट टाइम, मीन जिस टाइम हम फेस देख रहे हैं या एंगल देख रहे हैं, उस एंगल पे कितनी मैग्नीट्यूड होगी उस क्वांटिटी की। लेट्स सपोज मैं अभी कहता हूँ कि 45 जितना रोटेट किया है क्वाइल ने कितना रोटेट किया, 45। अब फेस कितना बना एंगल 45, तो 45 सपोज ये आ गया 90 और ये आ गया 45, तो 45 हमें क्या बताएगा कि इस वक्त करंट की वैल्यू कितनी है। तो करंट की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक करंट की वैल्यू भी पता चल गई। दूसरी क्या चीज़ पता चली कि 45 ये बता रहा है कि इस वक्त करंट किधर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में मूव करें, इंक्रीजिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में, डिक्रीजिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में, या इंक्रीजिंग नेगेटिव डायरेक्शन में, या डिक्रीजिंग नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इट मीन्स दूसरी चीज़ क्या बताता है फेस,
डायरेक्शन ऑफ मोशन, दो चीज़ें बताता है। क्या है? मोशन की अभी डायरेक्शन किधर होगी, मीन करंट किधर जा रहा होगा, या वोल्टेज किधर बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, और उस पार्टिकुलर एंगल पे उसकी वैल्यू कितनी है। क्लियर? अगर इसको देखें कि यहाँ इनमें से कोई भी आपके पास एंगल दिया हो, सपोज मैं कहता हूँ कि ये वाला एंगल मुझे दिया हुआ है जी, क्या इस एंगल पे बताएंगे अभी फेस इतना है इस क्वांटिटी का, जो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, तो आप क्या कहोगे कि ये आपको क्या बताइए? अगर एंगल इतना है यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्वांटिटी ये आ गई, और इसका नॉर्मल वेक्टर आ गया ये, तो इट मीन्स इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हुई, यहाँ से लेके यहाँ। बट एक तो मैग्नीट्यूड बताई, दूसरा साथ क्या बताया कि ये किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन। और नेगेटिव कौन सी डायरेक्शन है, इंक्रीजिंग, कि ये अभी आगे जा रही। बात समझ रहे ना? तो यहाँ से ये मूव करके यहाँ पहुँचेगी, क्योंकि ये इधर मूव कर रहे हैं अभी बॉडी, तो फिर वापस जाएगी जब एंगल 270 से ग्रेटर होगा। इट मीन्स क्या, अब इसी तरह इसको देखो कि अगर आपको कोई कहे कि 190 या 200 एंगल, तो 180 से ग्रेटर हुआ ना, 180 से ग्रेटर हुआ। सपोज कहीं यहाँ आ रहा है 200 एंगल, और ये एंगल अब हमें क्या बताएगा, ये बता रहे कि इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू कितनी है, यहाँ तक है, ये करंट की आगे वैल्यू। और दूसरी क्या बात बता रहा है कि ये करंट अभी किधर जा रहा है, अपनी नेगेटिव पीक वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है करंट। क्लियर है? तो दो चीज़ें, किसी भी पॉइंट पे जो फेस होता है वो फेस दो चीज़ें बताता है। कौन सी? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी एंड मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दैट क्वांटिटी, कि किस डायरेक्शन में वो क्वांटिटी मूव कर रही है। और ये हमारे पास ओमेगा टी थीटा या ईएमएफ में थीटा, किसी भी इन दोनों क्वांटिटी का क्या कहलाता है, फेस। क्या कहलाता है, फेस। अब अगर आपको यहाँ ओमेगा टी की जगह ये दिया हो, सपोज अगर आपको ये दिया हो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ 3π/2, अब बताओ कि क्या बताओगे, फेस आपको अभी कितना मिल रहा है, 3π/2। इस पे करंट की वैल्यू कितनी होगी, माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम। अब आप ग्राफ कैसे बनाओगे इसका, ये आ गई इसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आ गई इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, और ये आ गई इसकी नेगेटिव डायरेक्शन मैक्सिमम। तो 3π/2 ये वो फेज है जो नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम को बता रहा है। इट मीन्स अभी करंट यहाँ है, करंट कहाँ है, यहाँ। अब इसके बाद इसकी डायरेक्शन अल्टीमेटली हमें पता है कि अब इंक्रीजिंग एंगल में ये करंट किधर मूव करेगा, वापस पीक से, मीन यहाँ पहुँच गई है बॉडी नेगेटिव साइड पे, अब वापस स्प्रिंग किधर आएगा, मीन की तरफ। तो ये क्वांटिटी भी किधर जाएगी, मीन की तरफ। तो यहाँ से क्वांटिटी किधर जाएगी, मीन की तरफ। और 2π पे कहाँ पहुँच गई, 0। और 2π के बाद अब क्या होना है, दोबारा वही साइकिल स्टार्ट होगा और इस तरह। क्लियर है? अब अगर आपको ये दिया हो कि I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ 0, तो इसका क्या मतलब है, अभी करंट कहाँ है, कि उसकी मैग्नीट्यूड 0 है, मतलब अभी करंट की मैग्नीट्यूड कितनी है। लेकिन दूसरी बात ये भी बता रहा है कि डायरेक्शन क्या होगी, 0 से हमेशा अब एंगल किधर जाएगा, क्वाइल मैक्सिमम रोटेशन होगी ना, तो क्वाइल रोटेट करेगी, यूं एंगल बढ़ेगा, तो करंट की मैग्नीट्यूड भी अब किधर जाएगी, बढ़ेगी। तो इट मीन्स यहाँ से अब करंट की मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगी, और इस तरह की आपके पास कर्व आएगी। क्लियर? ये तो इसके लिए फेज है ना, इसका फेज तो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, इसका फेज स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3π/2 से। तो 3π/2 के बाद अल्टीमेटली क्या आता है, 2π, लेकिन 0 के बाद क्या आता है, π/2, फिर क्या आता है, पाई, फिर आता है 2π। क्लियर?
अब अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू दी हुई हो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ पाई बाई 2, अब बताओ क्या फेज कितना है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पे करंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ होगी। गुड, कि करंट अभी यहाँ है, तो पाई बाई 2 से जो ही आगे कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो करंट ने क्या करना है, डिक्रीज, तो करंट क्या करेगा, डिक्रीज, और ये ग्राफ बनेगा। क्लियर, बात समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब हुआ इन तीनों ग्राफ्स को देख हमें क्या पता चलता है कि एंगल जो फेस है, जिसको हम फेस कहते हैं, वो हमें दो मेन चीज़ें बताता है। किसी भी टाइम जो हम फेस देख रहे हैं वो बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी एट दैट एंगल एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दैट क्वांटिटी। क्लियर। अब इसके बाद देखो, अब एक और चीज़ भी बहुत मज़े की है कि यही फेस हमें ये बताता है अगर एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ हूँ, एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ हूँ, हमें ये भी बताता है कौन सी क्वांटिटी आगे जा रही है, कौन सी पीछे रह रही है, और किस क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है किस एंगल पे। क्लियर है। तो फिर फेस से हम जंप कर देते हैं कि यही फेस हमें बताता है कौन सी क्वांटिटी आगे जा रही है, लीडिंग क्वांटिटी कौन सी है, और कौन सी क्वांटिटी पीछे रह रही है, मीन लैगिंग क्वांटिटी कौन सी है। तो वो एंगल जो लीडिंग या लैगिंग के बारे में बताता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फेस लीड और फेस लैग। कि वो फेस जो हमें बताता है कि कौन सी क्वांटिटी लीड कर रही है, मीन वो एंगल जो हमें ये बताता है कि कौन सी क्वांटिटी लीड कर रही है या कौन सी क्वांटिटी लैग कर रही है, तो उसको हम कहते हैं फेस लीड और फेस लैग। अभी मैं बता रहा हूं ना, वेट करो। अब नेक्स्ट इसी से हम क्या चीज निकाल सकते हैं, अच्छा देखो, पहले हम एक ही चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि फेस लैग क्या होता है। सिंपल, क्या फेस लैग का क्या मतलब है, फेस लैग का मतलब है लैगिंग समथिंग बिहाइंड अदर। लैगिंग का क्या मतलब है, पीछे रहना, और पीछे रहना किस है, पीछे रहना कोई दूसरी क्वांटिटी होगी उसे पीछे रहना, वरना एक ही क्वांटिटी आगे या पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं बनता। जहाँ भी फेस लैग या फेस लीड आ जाए इसका मतलब है वहाँ एट लीस्ट दो क्वांटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। एट लीस्ट कितनी क्वांटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, टू, मिनिमम टू क्वांटिटीज़। दो क्वांटिटी एग्जिस्ट करेंगी तो तब हम बताएंगे कि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से इतना आगे जा रही है या इतना पीछे रह रही है। अब देखो, पहले इसको इस तरह समझो, अभी हमारे पास कितनी क्वांटिटीज हैं जो सर्कुलर मोशन करेंगी, दो। कितनी है, दो। एक को मैं ये कहता हूं कि एक है मेरे पास 45 पे, इसका फेस कितना है, ये है वन क्वांटिटी, और दूसरी क्वांटिटी है मेरे पास 60 पे, और ये है क्वांटिटी नंबर 2। ये क्या है, क्वांटिटी नंबर 2। अब देखो 45 पे जब क्वांटिटी थी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने वाला पॉइंट कहाँ था, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक n1 कह दो, और ये जो 60 पे है इसकी प्रोजेक्शन यहाँ आ रही है। इट मीन्स इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, n2। बताओ कौन सी क्वांटिटी आगे जा रही है, n2, और कितना आगे जा रही है, कितना आगे जा रही है, n1 से n2 आगे जा रही है ना। n1 की मैग्नीट्यूड ये है, n2 की ये। यहाँ से देखो क्वांटिटी 1 ये है, क्वांटिटी 2 ये है, तो कौन सी लीड कर रही है,
क्वांटिटी 2 किसको लीड कर रही है? क्वांटिटी 1। अब किस वे से हम बताएंगे कि कितना वो ज़्यादा लीड करी? एंगल के वे से। तो हम कहेंगे क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 1 को कितनी एंगल से लीड कर रही है? 45 है, इसका 60 है, तो कितना एंगल बना इन दोनों के दरमियान? कितना एंगल बना? 15 डिग्री। इट मीन्स क्वांटिटी 2 लीडिंग द क्वांटिटी 1 बाय 15 डिग्री। N2 इसका प्रोजेक्शन ड्रा करूँ ना, ये है ना ये, और N1 ये है, और N2 ये है। यहाँ से यहाँ N2, यहाँ से यहाँ N1, तो कौन सा आगे जा रहा है? N2। लेकिन N2 N1 को कितना लीड कर रहा है? जितना ये 0.2 0.1 को लीड कर रहे हैं। तो 0.2 0.1 को कितने एंगल से लीड कर रहे हैं? 15 डिग्री से। तो हम कहेंगे N2 N1 को भी कितने एंगल से लीड कर रहे हैं? 50। क्या N2 की मैग्नीट्यूड N1 से ज़्यादा है? और N2 की मैग्नीट्यूड कितने एंगल पे ये आ रही है? 60 पे। N1 की मैग्नीट्यूड कितने एंगल पे आ रही है? 45। तो N2 N1 को कितने एंगल से फिर लीड कर रहे हैं? 50। लेकिन यहाँ मैंने कहा लैग की बात करनी है, तो पॉइंट N1 N2 से क्या हो रहा है? पीछे रह रहा है। कितना एंगल पीछे रह रहा है? 15 डिग्री। इट मीन्स लैगिंग फेज लैग क्या है यहाँ? फेज लैग है 15। और विद रिस्पेक्ट टू N2, विद रिस्पेक्ट टू N2, क्या N1 N2 से कितना फेज लैग कर रहा है? 15 डिग्री। कि 15 डिग्री ये पीछे रह रहा है N2 N1 से। तो ये हो गया फेज लैग। फेज लैग हमें क्या बताएगा? कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितनी पीछे रह रही है। बात समझ गए? अब मैं इसके यहाँ डायग्राम बनाता हूँ। सपोज करो दो क्वांटिटीज में लेता हूँ, I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ पाई बाई 2। एक क्वांटिटी I1 आ गई, I2 इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ 0। दो फेस आ गए दो क्वांटिटीज के। अब I0 साइन ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 हमें क्या बता रहे हैं? आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े रहो। I1 आपको क्या बता रहे हैं? I0 साइन ऑफ पाई बाई 2। मीन I1 की वैल्यू अभी कितनी है? पाई बाय 2 है। और I2 की वैल्यू कितनी है? 0 पे, अभी 0 है। देखो इसका मतलब है I2 की वैल्यू है अभी 0 और I1 की वैल्यू कितनी है? I0। बात समझ गए? अब दोनों यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। दोनों क्या करते हैं? यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। यहाँ से आगे दोनों कॉइल रोटेट करेंगी। अब ये हम जो केस पढ़ रहे हैं, समझ लो कि जो आर्मेचर है उसके ऊपर हमने दो कॉइल्स रोटेट किए, कोई 120 एंगल रखे, ठीक है। एक कॉइल की वजह से ये करंट मिल रहा है, दूसरी की वजह से ये करंट मिल रहा है। ये अब कहाँ से स्टार्ट? जो ही कॉइल घूमेगी तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा? 0 से। ये कहाँ से स्टार्ट करेगा? 90 से। तो ये 90 से स्टार्ट करेगा, तो पाई बाई 2, अभी एंगल इसका कितना है? पाई बाई 2। इसका कितना है? 0। तो पाई बाई 2 के बाद आगे क्या आना है? पाई, यही आना है ना। लेकिन 0 से आगे क्या आना है? पाई बाई 2। और इसका फिर 0 कहाँ आएगा? पाई यहाँ आएगा। और इसका अगर पाई यहाँ आया तो इसका यहाँ क्या आएगा? 3 पाई बाई 2। अच्छा, अब इस चीज़ को देखो, आगे तो सब पॉइंट्स पे ऐसा ही आएगा। पहले इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे इसका एंगल कितना है? इसका एंगल कितना है? पाई बाई 2 पे इसकी मैग्नीट्यूड हुई मैक्सिमम और इसकी मैग्नीट्यूड हुई 0। क्लियर? अब दोनों के दरमियान डिफरेंस ऑफ एंगल कितना आ गया? 90। डिफरेंस ऑफ एंगल कितना आ गया? 90। और यही आ गया इन दो के दरमियान फेज डिफरेंस। इन दो के दरमियान फेज डिफरेंस
यही आया। फेज डिफरेंस कितना है? अब फेज डिफरेंस आ गया अगर 90, तो अभी कौन 90 पे है? सपोज इसको मैं कहता हूँ ये है जी क्वांटिटी नंबर 2, ये है क्वांटिटी नंबर 1। तो क्वांटिटी नंबर 1 अभी 0 पे है, क्वांटिटी नंबर 2 उसी टाइम में कहाँ है? 90 पे। अब क्वांटिटी नंबर जब 190 पे पहुंची तो क्वांटिटी नंबर 2 कहाँ पहुंच गई? तो अब अगेन फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? ये 90 है, ये 180 है, तो 180 और 90 के दरमियान कितना डिफरेंस हुआ? अब क्वांटिटी नंबर 2 जब पहुंची 270 पे, तो 1 कहाँ पहुंची? 180 पे। अगेन डिफरेंस कितना आया? अब इसे देखो कि क्वांटिटी नंबर 1 यहाँ है अभी 0 पे, तो 2 कहाँ है? 90 पे। डिफरेंस कितना आ गया? अब जब 1 यहाँ पहुंचेगी तो 2 कहाँ पहुंचाएगी? यहाँ। एंगल डिफरेंस कितना आया? 90। जब 1 यहाँ पहुंचेगी तो 2 कहाँ पहुंचाएगी? यहाँ। डिफरेंस अगेन कितना आया? जब 1 यहाँ पहुंचेगी तो 2 कहाँ पहुंचाएगी? यहाँ। तो अगेन डिफरेंस कितना आया? इट मीन्स हर पॉइंट पे फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? 90। अब कौन सी क्वांटिटी आगे जा रही है ये बताओ? क्वांटिटी नंबर 1 आगे जा रही है या 2 आगे जा रही है। 1 अभी 0 पे, तो 2 90 पे पहुंच चुकी है। इट मीन्स विच क्वांटिटी लीडिंग द अदर? क्वांटिटी नंबर 2 लीडिंग द क्वांटिटी नंबर 1 बाय फेज ऑफ 90, बाय फेज ऑफ विच क्वांटिटी इज लैगिंग बिहाइंड? 1 क्वांटिटी पीछे रह रही है। अभी 1 क्वांटिटी यहाँ है तो 2 यहाँ है, तो 1 क्वांटिटी 2 से कितनी पीछे रह रही है? 90। कितनी पीछे रह रही है? 90। क्या 1 0 पे तो 2 90 पे, तो ये 1 कितनी पीछे रह रही है? 90। 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 1 2 से कितनी पीछे है? 90। क्लियर है? अब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितने फेज डिफरेंस से पीछे रह रही है? दैट फेज डिफरेंस इज नाउन एज फेज लैग। दैट फेज डिफरेंस इज नाउन एज फेज लैग। अब अगर मैं एक और क्वांटिटी ले लेता हूँ, लेट्स सपोज I3 इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ 3 पाई बाई 2। अब बताओ वो कहाँ से स्टार्ट करेगी? 270 से। कहाँ से स्टार्ट करेगी? यहाँ से। और ये अब देखो इसका, जब इसका एंगल 0 है उस वक्त इसका एंगल 90 और इसका एंगल कितने हैं? 270। अब इन तीनों में कौन लीड कर रहा है? ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3। देखो ये जब 0 पे है, ये 90 पे, और ये 270 पे है। तो ये तीसरी क्वांटिटी यहाँ है अभी। बताओ कौन लीड कर रही है सबसे ज़्यादा? थर्ड वन। क्या ये अभी यहाँ से जब यहाँ पहुँचेगी तो ये इतने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी और ये वापस यहाँ पहुँच जाएगी। तो लीड कौन कर रही है? तीसरी क्वांटिटी। सबको क्लियर है? और फेज डिफरेंस हम निकाल सकते हैं इजीली। तो अब फेज लैग को आप कैसे बताओगे? फेज लैग फिर क्या हो गया? डिफरेंस ऑफ फेज बिटवीन टू क्वांटिटीज that shows how much a quantity is lagging behind the other। 2 or more than भी कह सकते हैं, लेकिन मिनिमम हम कंडीशन पे इसको डिफाइन करते हैं। 2 तो होनी ज़रूरी है। हाउ मच a quantity is lagging बिहाइंड द अदर। फेज लैग हमेशा क्या बताएगा कि एक क्वांटिटी दूसरी से कितनी पीछे है। अब इन दो की अगर बात करें तो इनमें फेज डिफरेंस आता है 90, लेकिन फेज लैग हमने 1 के का बताना है कि क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से कितनी पीछे रह रही है? 90 के थ्रू। कितने एंगल पीछे रह रही है? 90। ठीक है। अब फेज लीड क्या होता है फिर?
नेक्स्ट क्या है, फेज लीड। तो फेज लीड क्या होगा फिर, सपोज करो कि ये मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं, ये, अब इन दोनों को देख कर बताओ इनमें से कौन सी क्वांटिटी लीड कर रही है। देखो ऊपर वाली क्वांटिटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 90 से, और ये 0 से, तो इट मीन्स ऑब्वियसली ऊपर वाली क्वांटिटी आगे जा रही है। और फेज डिफरेंस इन दोनों के दरमियान कितना आ रहा है, तो फेज डिफरेंस इन दोनों के दरमियान आ रहा है 90। क्लियर। अब फेज लीड क्या होगा, ये सपोज करो क्वांटिटी 1 है, ये 2 है। फेज लीड ये बताएगा कौन सी क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से आगे जा रही है और कितने एंगल आगे जा रही है, कितना एंगल आगे जाएगी, जितना एंगल का डिफरेंस है। अब एंगल का डिफरेंस इन दोनों में कितना है, 90। तो फेज लीड क्या होगा, वो फेज डिफरेंस जो ये बताएगा कि ए क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितना आगे जा रही है। मीन ए क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी को किस एंगल से लीड कर रही है, किस एंगल से लीड कर रही है। तो क्या लिखूं, angle through which a quantity is leading the other quantity is known as phase lead, is known as phase lead। क्या, वो एंगल जो हमें ये बताएगा कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितना आगे जा रही है, वो एंगल क्या कहलाएगा, फेज लीड। जैसे अभी हमें ये इस डायग्राम से ये पता चल रहा है कि क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से 90 डिग्री आगे जा रही है, तो इट मीन्स यहाँ फेज लीड कितना हुआ, 90। क्लियर है। और वो एंगल जो ये बताएगा कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितना पीछे रह रही है, वो एंगल क्या होगा, फेज लैग। फेज लैग और फेज लीड असल में फेज डिफरेंस से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, क्या दोनों के फेज डिफरेंस कर लो, कौन में जितना फ़र्क आता है इतना है क्वांटिटी दूसरे से पीछे रह रही है और दूसरी पहली से आगे जा रही है। क्लियर, सबको समझ आ गया। अच्छा, एक डायग्राम में बनाता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा, अब गौर से देखो बोर्ड पे, ए क्वांटिटी यहां से स्टार्ट हो रही है, ये है क्वांटिटी नंबर 1, ये है क्वांटिटी नंबर 2। अब बताओ कौन सी क्वांटिटी लीड कर रही है और कौन सी क्वांटिटी लैग कर रही है। ये क्वांटिटी लीड कर रही है, क्यों, देखो आप इसको सर्कुलर मोशन से देखो। अब अभी ये क्वांटिटी 1 कितने एंगल पे है, π/2। मेन क्वांटिटी 1 अभी यहाँ पहुंची है 90 पे, और यहाँ से आगे इसने आना है अभी। उसी ही टाइम क्वांटिटी नंबर 2 कितने पे है, 3π/2। मीन उस वक्त क्वांटिटी नंबर 2 यहाँ है और ये यहाँ से आगे जाएगी। अब ये यहाँ से इधर आएगी, तो इट मीन्स क्वांटिटी नंबर 1 जब यहाँ पहुँचेगी 270 पे, तो क्वांटिटी नंबर 2 एक चक्कर मुकम्मल करके दोबारा 90 पे होगी। तो क्वांटिटी नंबर 2 और 1 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 1 ये है 2 ये है, कितना डिफरेंस आ रहा है फेज। इट मीन्स यहाँ फेज लैग या फेज लीड कितना है, 180। कितना है, 180। अब देखो
बट 180 का फेज लीड या लैग हम कैसे बताएंगे? अगर क्वांटिटी 1 का फेज बताएं विद रिस्पेक्ट टू 2 तो आएगा फेज लैग, अगर 2 का फेज बताएं विद रिस्पेक्ट टू 1 तो आएगा फेज लीड। क्या क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 1 से कितना आगे जा रही है? थ्रू एंगल ऑफ 180, दैट इज फेज लीड। क्या क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 1 को 180 के एंगल से लीड कर रही है, और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से कितना पीछे रह रही है? तो हम कहेंगे क्वांटिटी 1 इज लैगिंग बिहाइंड दी क्वांटिटी 2 बाय द फेस ऑफ 180, दैट इज नाउन एज फेस लैग। तो 1 का फेस लैग होगा और 2 का फेस लीड होगा। एट ए सेम टाइम दोनों एग्जिस्ट कर रही होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या फेस लैग एग्जिस्ट करे और फेस लीड एग्जिस्ट। अगर एक क्वांटिटी से के लिहाज से वो फेस लैग है तो दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से वो क्या होगा? फेस लीड। क्लियर है? अच्छा, अब इसी